और हक की बात में आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिसका सरोकार सीधा आपसे है, आपकी सेहत से है, आपके खाने की थाली से है, आपके पीने के पानी से। खेतों में डाला जा रहा अधिक यूरिया जमीन को बंजर बना रहा है, फसलों पर असर डाल रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। आज की तारीख में यूरिया एक क्लाइमेट टाइम बॉम्ब कैसे बन चुका है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जो जमीन कभी सोना उगलती थी, जिस मिट्टी ने हरित क्रांति की बुनियाद रखी, जिसने देश को भूख से बचाया था, वही मिट्टी आज खुद मदद मांग रही है। खेत हरे दिख रहे हैं, लेकिन जमीन अंदर से कमजोर हो रही है। सवाल है, क्या रिकॉर्ड उत्पादन की कीमत हम अपनी मिट्टी, पानी और सेहत से चुका रहे हैं? कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से, जब देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। खेती में रासायनिक उर्वरकों, खासकर यूरिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हुआ। नतीजा हुआ, गेहूं और धान की पैदावार कई गुना बढ़ी। भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। देश ने हरित क्रांति का दौर देखा, लेकिन जिस यूरिया ने कभी देश को भूखमरी से बचाया, आज उसी के अंधाधुंध इस्तेमाल पर सवाल उठ रहे हैं। हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। साल 2024-25 में यूरिया सब्सिडी पर 1.91 लाख करोड़ खर्च हुए, जो देश के शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्रालयों के कुल बजट से भी ज्यादा है। साल 2024-25 में यूरिया की खपत करीब 38.8 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर थी। राहत की बात है कि 2025-26 में इसमें लगभग 2.3 से 3.8 मिलियन टन की कमी आई है। डीएपी, यूरिया ये मेन है, जिंक वगैरह, ये फिर आगे और बहुत सी पौष्टिक जो चीज़ है वो डलती हैं। धानों में ज़्यादा लागत आती है, उसमें हम दवाई या कीटनाशक भी है और जिंक वगैरह है, डीएपी है, यूरिया है, ये हम बहुत अधिक मात्रा में डालनी पड़ती है। खपत में कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा अभी चला नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या यूरिया नहीं है, उसका असंतुलित और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल है। कई इलाकों में किसान पहले से ज्यादा यूरिया डाल रहे हैं, लेकिन उत्पादन उतना नहीं बढ़ रहा है, यानी मिट्टी की प्राकृतिक ताकत धीरे धीरे कमजोर हो रही है। जैविक कार्बन घट रहा है, लाभकारी सूक्ष्मजीव नष्ट हो रहे हैं, केंचुओं की संख्या कम हो रही है, मिट्टी सख्त होती जा रही है, पानी सोखने की क्षमता घट रही है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि खेतों में डाला गया अधिकांश यूरिया फसल तक पहुंचता ही नहीं। 80% नाइट्रोजन बर्बाद हो जाता है। यूरिया के सिर्फ 20 से 30% नाइट्रोजन ही फसलें उपयोग कर पाती हैं, बाकी हिस्सा हवा और पानी में मिल जाता है। यही अतिरिक्त नाइट्रोजन कभी नाइट्रस ऑक्साइड गैस बन जाती है, तो कभी जमीन के भीतर रिसकर भूजल तक पहुंच जाती है, और यहीं से शुरू होता है एक और बड़ा संकट। 440 से ज्यादा जिले नाइट्रेट प्रदूषण से प्रभावित। 2024 में 19.8% जल नमूनों में तय सीमा से अधिक नाइट्रेट। 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 20.7% तक पहुंचा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारे घरों तक पहुंचते पानी की कहानी है। विशेषज्ञों के मुताबिक नाइट्रेट से दूषित पानी नवजात बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम से जोड़ा जाता है। लंबे समय तक ऐसे पानी के इस्तेमाल से थायराइड, पेट संबंधी बीमारियों और कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। लेकिन खतरा सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। खेतों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक आखिरकार हमारी थाली तक भी पहुंचते हैं। सब्जियों, फलों और अनाज में रासायनों के अवशेष पाए जाने के मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। एक तो है हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना, तो प्रोडक्शन बढ़ाना ही केवल उद्देश्य नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारे किसानों से, भाइयों से जो हमारा क्रॉप आ रहा है, उसमें क्या सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए चाहिए? क्या उसमें ऐसा कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड मिला हुआ है जो हमारे अंदर ढेर सारी बीमारियां पैदा तो नहीं कर रहा है? तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है।
हालिया जांच में लगभग 3% खाद्य नमूनों में कीटनाशक तय सीमा से अधिक। रासायनों का लंबे समय तक संपर्क स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। सिरदर्द, स्मृति संबंधी समस्याएं और न्यूरोलॉजिकल प्रभाव की आशंका। संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन का अधिकार देता है। इसमें सुरक्षित भोजन और स्वच्छ पानी का अधिकार भी शामिल है। लेकिन सवाल है, अगर मिट्टी बीमार होगी तो क्या भोजन सुरक्षित रहेगा? अगर भूजल प्रदूषित होगा तो क्या आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रह पाएंगी? हालांकि समाधान मौजूद है, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर उर्वरक का इस्तेमाल, नैनो यूरिया और सटीक पोषण प्रबंधन, जैविक खाद और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, फसल चक्र अपनाना और मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ाना। फाइटोकेमिकल्स हैं प्लांट्स प्रोडक्ट, जिनके छिड़काव से भी हम पर्टिकुलर पेस्ट के एक्सेसिव ग्रोथ को हम रोक सकते हैं। तो अगर हम सिनर्जेटिक इफेक्ट की तरह देखें, कम मात्रा में हम इंसेक्टिसाइड लें और वो जो फाइटो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ज़्यादा मात्रा में मिला करके हम क्रॉप मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट करें तो हमारी क्रॉप यील्ड अच्छी हो सकती है। हरित क्रांति ने देश को भूख से बचाया था। अब वक्त है मिट्टी को बचाने की क्रांति का, क्योंकि खेत सिर्फ अनाज नहीं उगाते, वो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी उगाते हैं। अगर मिट्टी बची रहेगी तो पानी बचेगा, भोजन बचेगा और देश का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।